हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नया चैप्टर जिसका नाम है इंटरफेरेंस। इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया है एक चैप्टर जिसका नाम है लेज़र एंड होलोग्राफी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप आई बटन में दिए हुए प्लेलिस्ट में जाकर उस चैप्टर को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप उस कंप्लीट चैप्टर को देख सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में अपनी मेल आईडी सेंड कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण। इस चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। जिस सबको पता है प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, यानी कि डुअल नेचर शो करता है प्रकाश, यानी कि प्रकाश कणीय और तरंग दोनों प्रकृति को शो करता है। तो आज के लेक्चर में हम डीपली डिस्कस करेंगे कि इस नेचर के बारे में हमें कैसे पता चला, यानी हमें कैसे पता चला प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। स्टार्ट करते टॉपिक, और पहला पॉइंट है न्यूटन का कणिकीय सिद्धांत 1660 में। तो 1660 में न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया, और इनके अनुसार क्या है, न्यूटन के अनुसार प्रत्येक प्रकाश स्रोत सूक्ष्म कणिकाओं का उत्सर्जन करता है। यानी कि न्यूटन ने क्या बोला, प्रकाश को एक कण के रूप में देखा। ये कणिकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर संचरित होती है, यानी कि किसी सोर्स से प्रकाश कणों के रूप में निकलता है और ये कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इस सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन को समझाया जा सका। तो कणिका सिद्धांत से परावर्तन और अपवर्तन को तो समझाया जा सका। अन्य घटनाओं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन आदि को स्पष्ट करने में असमर्थ रहा। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत व्यतिकरण और विवर्तन को स्पष्ट करने में असमर्थ रहा। तो इसके बाद में आता है हाइगेन का तरंग सिद्धांत 1678 में। तो हाइगेन के अनुसार क्या है, हाइगेन के अनुसार प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में संचरित होता है। जहाँ न्यूटन ने प्रकाश को कण माना, वहीं पे हाइगेन ने प्रकाश को तरंग के रूप में माना, और ये तरंगें अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन को समझाया जा सका। यानी कि परावर्तन, अपवर्तन तो न्यूटन ने भी समझा दिए थे, लेकिन व्यतिकरण और विवर्तन न्यूटन का कणीय सिद्धांत नहीं समझा सका। परंतु हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन सभी को समझा दिया, और उन्होंने ये भी माना प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए माध्यम उपस्थित होना चाहिए। तो हाइगेन ने तरंग सिद्धांत दिया, और उन्होंने ये भी बोला प्रकाश के संचरण के लिए एक माध्यम होना चाहिए जो कि सर्वव्यापी हो, यानी कि हर जगह, आकाश में हर जगह उपस्थित हो। और इस काल्पनिक माध्यम को ईथर कहा गया। जो काल्पनिक माध्यम है उसको ईथर नाम दिया गया। 1678 में हाइगेन ने तरंग सिद्धांत दे दिया, और परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन को समझा भी दिया, और उन्होंने ये बोला कि प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता है जो कि आकाश में हर जगह उपस्थित है, यानी आकाश में सर्वव्यापी है, और इसका नाम ईथर होगा। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में ध्रुवण की खोज हो जाती है। तो इसके पश्चात ध्रुवण की खोज हुई, और फ्रेनेल ने ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए सुझाव दिया कि प्रकाश तरंगें अनुदैर्घ्य न होकर अनुप्रस्थ होती है। तो फ्रेनेल ने ध्रुवण की व्याख्या करते टाइम ये बताया कि प्रकाश की तरंगें अनुदैर्घ्य ना होकर अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। यानी कि अनुप्रस्थ का मतलब ये हुआ कि कणों के कंपन यानी तरंग संचरण के लंबवत होंगे। यानी कि कोई भी तरंग अनुप्रस्थ कैसे होती है कि कणों के जो कंपन है वो तरंग संचरण के लंबवत दिशा में होते हैं, ऐसे।
तो ये होगी अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंग होगी। तो जहाँ हाइगेन ने बोला था कि अनुदैर्ध्य तरंग होती है, वहीं पे फ्रेनेल ने बोल दिया कि ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। इसके बाद में माइकलसन मोर्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये बोला कि ईथर माध्यम की उपस्थिति के बारे में बताया कि माइकलसन और मोर्ले एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये बोला कि प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ईथर माध्यम की अनुपस्थिति के बारे में बताया कि प्रकाश के संचरण के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना माध्यम ही प्रकाश संचरित होता है। तो इस वजह से हाइगेन तरंग सिद्धांत में एक तो अनुदैर्ध्य वाली बात और एक ईथर वाली बात फ्रेनल ने और माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट ने गलत साबित कर दी। इन सब के बाद मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत आया 1873 के अंदर। मैक्सवेल ने गणितीय समीकरणों के द्वारा एक नए प्रकार की तरंगों की उपस्थिति के बारे में बताया, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा गया। मैक्सवेल ने गणितीय समीकरणों की हेल्प से एक और नई तरंग बता दी, जिसको ईएम वेव कहा गया। ईएम तरंगों का निर्वात में संचरण संभव है। उनके अनुसार ईएम वेव का निर्वात में संचरण संभव है और इनका वेग यहाँ पे है 3 × 10⁸। यहाँ लिखा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इनका वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ईएम तरंगों के सभी गुण प्रकाश तरंगों के गुणों के समान होते हैं। और मैक्सवेल ने क्या बोला, मैक्सवेल ने जो तरंग बताई ईएम तरंग बताई विद्युत चुंबकीय तरंग, उसके सारे के सारे गुण प्रकाश तरंगों के रूप में ही होते हैं। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगे ईएम तरंगे होती है। तो अब क्या बोले जाने लगा कि जो प्रकाश तरंगे होती है वो ईएम तरंगे यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। इसके बाद में हर्ट्ज ने 1887 में एक एक्सपेरिमेंट किया और हर्ट्ज ने ईएम तरंगों का प्रायोगिक सत्यापन किया। हर्ट्ज ने ईएम तरंगों का प्रायोगिक सत्यापन किया। हर्ट्ज ने 1887 में एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बोला कि ईएम वेव्स होती है और उन्होंने कहा कि प्रकाश ईएम वेव होता है। तो उन्होंने मैक्सवेल के जो सिद्धांत था विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, उसको हर्ट्ज ने सत्यापित कर दिया। और उन्होंने आगे बताया ईएम तरंगों में विद्युत सदिश, यहाँ पे सदिश है, सदिश तरंगों में विद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश परस्पर लंबवत होते हैं। यानी ईएम वेव में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होगा, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट, और दोनों के दोनों विद्युत सदिश और चुंबकीय सदिश एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अगर विद्युत सदिश इस तरफ है तो इसकी बिल्कुल लंबवत चुंबकीय सदिश होगा। और समान कला में अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है और दोनों की कलाएं समान होती है। समान कला का मतलब ये हुआ, अगर विद्युत सदिश का उच्चिष्ट बन रहा है तो चुंबकीय सदिश का भी उच्चिष्ट बनेगा, और जहाँ विद्युत सदिश का निम्ननिष्ठ होगा वहीं पर चुंबकीय सदिश का भी निम्ननिष्ठ होगा। यानी कि दोनों का एम्पलीट्यूड एक साथ चेंज होता है। और ये भी बोला कि ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है और तरंग भी अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। यानी कि जो अपने पास तरंग है ईएम वेव, उसमें दो घटक हो गए, एक तो इलेक्ट्रिक
विद्युत क्षेत्र घटक, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र घटक। ये विद्युत क्षेत्र घटक, ये चुंबकीय क्षेत्र घटक। ये भी अनुप्रस्थ प्रकृति का होगा, ये भी अनुप्रस्थ प्रकृति का होगा, और दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, और साथ के साथ जो तरंग है वो भी अनुप्रस्थ प्रकृति की होगी। अगर हम डायग्राम की बात करें तो अगर ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये और ये हो गया एक्स एक्सिस। तो जैसा कि हम देख रहे हैं जेड और एक्स प्लेन में क्या है, चुंबकीय सदिश, ये चुंबकीय सदिश जेड एक्स प्लेन में है, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेन यानी कि इसके लंबवत तल कौन सा हो गया, वाई एक्स प्लेन, इसमें है विद्युत क्षेत्र घटक, इसके बिल्कुल लंबवत, ये हो गया विद्युत क्षेत्र घटक। जैसा कि हर्ट्ज ने बोला था कि दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तल में स्थित होंगे, तो ये हो गया वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया जेड एक्स में, दोनों परपेंडिकुलर तल में। और दूसरा, दोनों के दोनों सेम कला में, जहाँ इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड का निम्निष्ठ बन रहा है वहीं पे मैग्नेटिक सदिश का भी निम्निष्ठ बन रहा है, और जहाँ पे विद्युत क्षेत्र सदिश का उच्छिष्ट बन रहा है वहीं पर चुंबकीय सदिश का भी उच्छिष्ट बन रहा है, यानी कि दोनों एक साथ कम हो रहे हैं, एक साथ ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, दोनों एक साथ एम्पलीट्यूड कम, एक साथ ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये हो गया सेम कला में। इसके अलावा तीसरी बात कि ये अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, यानी कि तरंग इन दोनों के लंबवत तल के, इन दोनों तलों के लंबवत स्थित तल, यानी कि ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, और इसके इन दोनों के लंबवत तल कौन सा हो गया, एक्स वाला। तो इस डायरेक्शन में इनकी तरंग जाएगी, तो क्या होता है कि इस तरंग विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन है ऐसे, और तरंग जा रही है इस डायरेक्शन में ऐसे ही। चुंबकीय क्षेत्र तरंग के घटक हुए, चुंबकीय सदिश के कंपन हुए ये, और तरंग जा रही है एक्स डायरेक्शन में। तो अनुप्रस्थ तरंग की अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है कि जो कणों की कंपन होते हैं वो तरंग संचरण के लंबवत हो रहा है, और सेम यहाँ पे यही हो रहा है, तरंग जा रही है एक्स डायरेक्शन में और कंपन हो रहे हैं वाई और जेड डायरेक्शन में। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक वेक्टर और तरंग तीनों के तीनों अनुप्रस्थ प्रकृति के होते हैं। इसके बाद मैक्सवेल तरंग सिद्धांत से परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, दूरवर्ण, वर्ण विक्षेपण जैसी घटनाओं के बारे में सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी, परंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव आदि की व्याख्या करने में असफल रहा। कहने का मतलब ये हुआ कि मैक्सवेल ने तरंग सिद्धांत दिया, उसका प्रायोगिक सत्यापन हर्ट्ज ने कर दिया, और इस तरंग सिद्धांत के द्वारा परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, वर्ण विक्षेपण लगभग सभी घटनाओं के बारे में सफलतापूर्वक व्याख्या हो गई, परंतु फिर बाद में रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, विद्युत प्रभाव आदि की व्याख्या करने में असफलता प्राप्त हुई मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत को। इसके बाद में क्या होता है, प्लांक आते हैं, और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आता है, और प्लांक के अनुसार प्रकाश विविक्त ऊर्जा पैकेटों के रूप में होता है जिन्हें फोटोन या क्वांटा कहते हैं। फिर प्लांक ने बोला कि किसी सोर्स से अगर प्रकाश निकल रहा है वो पैकेटों के रूप में, फोटोनों के रूप में निकलता है, जिन्हें हम क्वांटा या फोटोन बोलते हैं। ये एनर्जी के पैकेट होते हैं, यह प्रत्येक है, प्रत्येक फोटोन की इसके बाद में, तो इस सिद्धांत से विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव आदि की व्याख्या की गई। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत दिया, उसके अनुसार
जिन सिद्धांतों की व्याख्या करने में मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत असफल था, उन सिद्धांतों की व्याख्या कर दी प्लांक के क्वांटम सिद्धांत ने। रमन प्रभाव, विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या की प्लांक के क्वांटम सिद्धांत ने। तो इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार प्रकाश की कुछ घटनाएं परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, वर्ण विक्षेपण आदि प्रकाश की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इन घटनाओं की व्याख्या हुई मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत के द्वारा। तो मैक्सवेल ने तरंग माना था प्रकाश को, तो उस सिद्धांत के द्वारा इन घटनाओं की तो व्याख्या हो गई। इसके अलावा कुछ घटनाएं जैसे विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव आदि प्रकाश की कण स्वरूप को दर्शाते हैं। तो इन घटनाओं की व्याख्या हुई प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा। तो इनकी व्याख्या हुई प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा। तो ये क्या है, प्लांक का कौन सा नियम था, प्लांक ने प्रकाश को कण माना था क्वांटम सिद्धांत में। तो ये है विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, रमन प्रभाव, ये प्रकाश की कण की प्रकृति को दर्शाते हैं। इस प्रकार आधुनिक संकल्पना में प्रकाश तरंग तथा कण दोनों स्वरूप में विद्यमान होते हैं, अर्थात प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर होता है। तो ऐसे करके हमें पता चला प्रकाश के द्वैत प्रकृति के बारे में, जहाँ परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या मैक्सवेल के तरंग सिद्धांत से हुई। वहीं पर विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव आदि की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से हुई। और प्लांक ने प्रकाश को फोटोन और क्वांटा के रूप में माना, यानी कण के रूप में माना। तो ये बताते हैं प्रकाश के कणीय स्वरूप को, और ये मैक्सवेल बताता है तरंग स्वरूप को। ऐसे करके प्रकाश की हमें द्वैत प्रकृति के बारे में पता चलता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का।